क्या नगर पालिका भ्रष्टाचार से मुक्त है? नगर पालिका की जो इमेज थी वो पब्लिक में ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास पे पहले बहुत सारे आरोप लगे कि मांगते हुए पाया जाता है, तो उसको हटाने का काम हम तत्काल करते हैं। इन 3 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? नालियों की समस्या थी, पुलिया की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी, छोटी छोटी समस्याएं। सीहोर को एक बेहतर और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में आपकी क्या प्राथमिकता है? ये तो जिम्मेदारी है सब पार्षदों को एक साथ लेकर शहर के विकास के लिए सबको साथ खड़ा करना। जब मैं अध्यक्ष बना और लोगों ने ये कमेंट्स करे कि यार बहुत कम उम्र का लड़का है, ये कैसे ऐसे एक्सपर्ट चलाएगा। 150 किलोमीटर के आसपास की सड़कों का निर्माण नगर पालिका ने पूर्ण कर चुकी है। 130 करोड़ और 51 करोड़ की अनुदान राशि ये किस दिशा में उपयोग करेगा? एक भी काम ऐसा नहीं होता जो मेरे संज्ञान के बिना जाता है। अच्छा, ठेले वाले और छोटे दुकानदारों के लिए कोई योजना? उसके लिए तो बड़ा परिणाम, बहुत सारी जगहों पर दुकानें और ठेले वाले खड़े होते हैं, तो एक ही कैंपस में सारी चीज़ें मिल जाए, ये व्यवस्था हमने एमपी सतीश में करी। हॉकर जोन बना रहे हैं, वहाँ भी हम व्यवस्थित दुकानें बना रहे हैं, ब्यूटीफुल जिम और स्विमिंग पूल का काम शुरू करा है। अच्छा, भी असंतुष्ट था पहले से जी, हमारे शहर का वो विकास नहीं हो पाया, तो कभी ये तय करते थे कि यार ये नुकसान करेगा, चाहे समाज का हित करे चाहे ना करे, जिससे विकास की संभावनाएं हो, जिससे काम की संभावनाएं हो, जो पूरे समर्पण के साथ जनता के बीच में खड़ा होता ही नहीं। अगर आपको व्यक्तिगत लाइफस्टाइल जीना है तो आप राजनीति क्षेत्र में मत आओ। अगर हम किसी भी नेता को चुने तो हम ये चुने कि वो व्यक्ति 100% हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो। और मैंने ये देखा है कि हम जनता कितनी नाराज हो, आप अगर उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ, उनकी 90% जो उनकी नाराजगी होती है वो आप खत्म। पहले हम शहर में देखते थे यहाँ वहाँ कचरे पड़े रहते थे, कचरे के ढेर थे, गंदगी थी, लोग परेशान होते थे जी। तो शहर में 35 वार्ड है और हमारे पास कचरा गाड़ी थी 16, हमने 10 तत्काल गाड़ियाँ खरीदी, हमने उस गाड़ियों को 26 करी। हमारा जो रेलवे स्टेशन रोड है और एक है वार्ड क्रमांक 22 इंदिरा कॉलोनी की सड़क, किन रोडों का सुधार या निर्माण कार्य कब शुरू होगा? तो पीडब्ल्यूडी ने उस रोड का निर्माण पिछले साल करा था, वो टेक्नोलॉजी शायद फेल हुई। राठौर समाज का नाम समाज की छवि को खराब करने का काम। कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया, ऐसा तार छेड़ दिया जो समाज या पूरी सोसाइटी ऐसा नहीं मानती जी, पूरा शहर ऐसा नहीं मानता। कुछ चुनिंदा जो लोग, हम तो समाज से कोई मतलब नहीं है, कह रहे वो तो राठौर है, उसको कैसे देंगे, अरे यार वो राठौर है। नीति के माध्यम से लोगों की छवि खराब करें। अगर राठौर अध्यक्ष बन गया तो पता नहीं क्या होगा। आप पूछने पास अब आप पूछा ना समाज में कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था दिख रही है क्या, कहीं कोई परेशानी दिख रही है क्या आप मानते हैं कि समाज में ही कुछ लोग हैं जो छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, ये पॉलिटिशियन कुछ लोग शहर में हमारे ऐसे हैं जी जी, जो कूटनीति के माध्यम से राजनीति करते हैं। ऐसे लोग राजनीति को खराब करना चाहते हैं, तो उनका काम खुद को बढ़ाने का नहीं रहता, किसी को गिराने का रहता है। शहर का हर वर्ग के व्यक्ति आज हमारे साथ है, हर वर्ग के व्यक्ति का आशीर्वाद मुझको मिलता है। ऐसे बहुत तरह के लोग आपसे कहेंगे, बहुत सारी बातें भी कहेंगे, लेकिन आप उस पर विश्वास रखिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द कपिल शो में, जहां हम बात करते हैं उन चेहरों से जो हमारे समाज, शहर और भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। आज हमारे साथ है सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष, एक युवा और जोशीले जनसेवक श्री प्रिंस राठौर जी। इनका नेतृत्व, सोच और संकल्प सीहोर के विकास में एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत विकास, जिम्मेदारी और जनसेवा पर। नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द कपिल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की और इस राह पर चलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा असल में मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है जी, वो राजनीतिक ही है। मेरे फादर 2005 में नगर पालिका के चुनाव लड़े, मेरे ग्रैंडफादर 1996 में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, और चूँकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे मेरे दादाजी। मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, मेरे ताऊ जी भी हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष रहे। तो पारिवारिक माहौल जो था जी, वो राजनीतिक था। और फिर उनको देखकर जनसेवा करने की इच्छा थी, क्योंकि जब मैं देखता था कि पिताजी, ताऊ जी, चाहे दादाजी, सब मिलकर जनता की सेवा करते थे, लोग जो आते थे समस्या लेकर उसका निराकरण करने का काम वो लोग करते थे, तो बचपन से ये आदत और बचपन से ये सीख हमें मिली कि लोगों की सेवा करना ये सबसे हमारा परम सौभाग्य और परम हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका निर्वहन करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, आप वार्ड क्रमांक 15 से निर्विरोध पार्षद चुने गए, ये जनता का अटूट विश्वास है। इस विश्वास को आपने कैसे अर्जित किया? देखिए क्या हुआ, जब नगर पालिका के चुनाव आए तो चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से थे। अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब वार्ड में आपको पार्षद चुनकर आना है और उसके बाद पार्षद डिसाइड करेंगे उन्हीं के बीच में से किसी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाना है। तो किसी न किसी वार्ड से तो मुझे चुनाव लड़ना था। चूँकि मेरा जन्म गंज क्षेत्र में हुआ, मैं 13 नंबर वार्ड का आज मतदाता भी हूँ और सामने उसके 15 नंबर वार्ड भी लगता है। तो सबसे पहले ये तय करा कि चुनाव कहीं से लड़ना है,
तो मैंने बातचीत बहुत सारे लोगों से करी, चर्चा करी, और वार्ड क्रमांक 15 के लगभग 200 से ज़्यादा जो वहाँ के रहवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये आदेश दिया, क्योंकि जनता तो हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने ये आदेशित करा कि आप वार्ड क्रमांक 15 से चुनाव लड़ो, बाकी चुनाव हम लड़ेंगे, आपको पार्षद चुनकर हम भेज देंगे, अध्यक्ष की लड़ाई फिर आपको लड़ना है। तो मैंने कहा आप ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हैं तो मैं वार्ड क्रमांक 15 में जाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ की स्थानीय जनता को भी, और वो जो स्थानीय जो नेता होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि वार्ड पार्षद का हम चुनाव लड़ें, 5 साल तक उनकी तैयारी होती है, तो वो सब लोग भी, जितने भी दावेदार थे, वो सारे लोग भी मुझसे मिले। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कपिल, कि वो लोग खुद आकर मुझसे मिले। जब उन्हें ये लगा कि 15 नंबर वार्ड से इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, तो क्योंकि वार्ड का विकास सब चाहते थे, क्षेत्र का विकास सब चाहते थे, और उन्हें सब पता था कि अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने सबने सहयोग कर सारे उम्मीदवार, लगभग 12 या 13 उम्मीदवार थे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अन्य किसी भी दल के हों, सब आके मुझसे मिले और सबने एक साथ एक स्वर में मुझसे ये कहा कि आप चुनाव लड़ो, आप अगर चुनाव लड़ोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनता का ऑफर आपके लिए ये था? जनता का भी था, और जो नेता वहाँ थे, अच्छा, जो तैयारी बेचारे 5 साल से कर रहे थे, उन सबकी भी इच्छा हुई कि आपको चुनाव लड़ना है और हम सब लोग इस बार हमारा पर्चा नहीं भरेंगे और हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो उन्होंने सबने सहयोग करा, मैंने पर्चा भरा। उसके बाद हमारे कांग्रेस के 1-2 कांग्रेस का टिकट भी हुआ हालांकि, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी स्पष्ट ये कह दिया, पार्टी से भी मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम प्रिंस राठौर को निर्विरोध पार्षद बनाएंगे। अच्छा। तो मैं बहुत धन्यवाद भी आपके माध्यम से पूरी जनता को और इन सभी नेताओं को देता हूँ। आपको नगरपालिका अध्यक्ष बने हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर मैं बात करूँ कपिल भाई, तो आज से 3 साल पहले नगरपालिका की जो इमेज थी वो पब्लिक में ठीक नहीं थी, और ये मैं कहीं ना कहीं देखता था और मुझे बड़ा उसका अफसोस होता था, क्योंकि नगरपालिका एक ऐसी संस्था है कपिल की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक शहर में प्रत्येक व्यक्ति के हर चीज़ का काम हर काम उसको नगरपालिका से पड़ता है। कितनी भी योजनाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे नगरपालिका आना ही पड़ता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो। उसके बीच की सारी योजनाएं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक की सारी योजनाएं नगरपालिका में बनती हैं और नगरपालिका के माध्यम से क्रियान्वयन होता है उनका। तो उसकी इमेज पब्लिक के बीच में ठीक नहीं थी। तो मैंने ये, जिस दिन हमने गठन हमारा हुआ और 12 अगस्त 2022 को जब मैं अध्यक्ष बना, तब हमने सबसे पहले सभी पार्षदों के साथ बैठकर, सभी अधिकारियों के साथ बैठकर ये निर्णय किया कि सबसे पहले काम हमें ये करना है कि हमारी नगरपालिका की छवि को हमें सुधारना है। सही है। हमें जनता के बीच में एक काम करने वाली संस्था के रूप में अपने आप को बनाना पड़ेगा और जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नगरपालिका उनके हितों के लिए तत्काल काम करती है और हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इन 3 सालों में कि हम जनता का विश्वास जीत सके। सही है। नगरपालिका अध्यक्ष बनने की खबर जब आपको मिली तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये तो जिम्मेदारी है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कपिल जी, मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, वास्तव में मेरा ये मानना है, शुरू से ये रहा, जब हम नेतागिरी में आते हैं तो ये संकल्प लेके आते हैं कि हमारा 24 घंटे 24/7 हम जनता के हितों के लिए काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता के लिए 24 घंटे हमारी उपलब्धता होना चाहिए। तो ये एक जिम्मेदारी के तौर पर मैंने देखा कि यार नगरपालिका अध्यक्ष का दायित्व अगर मुझे मिला है और जनता ने हमें ये विश्वास हमारे ऊपर जताया है, पार्टी ने ये विश्वास मुझ पर जताया है, तो मुझे 24 घंटे जनता की सेवा करना है। और निश्चित ही मैं जब से 3 साल हो गए, 3 सालों में मैं गर्व से कह सकता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं जनता के बीच में ना पहुँचाऊँ। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी योजना को लेके, कभी किसी योजना को लेके। और नगरपालिका में भी मैंने एक सिस्टम ये कर लिया कि नगरपालिका में 5 दिन नगरपालिका लगती है, सोमवार से शुक्रवार तक। तो कपिल मैं 5 दिन नगरपालिका जाता हूँ, तो 5 दिन मैं जनसुनवाई के रूप में लोगों की बात बीच में रहता हूँ। हज़ारों लोग नगरपालिका आते हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं, जिसके चक्कर में, जिस कारणों से उनको बहुत बार चक्कर लगाना पड़ते थे पूर्व में, लेकिन जब मैं वहाँ रहता हूँ तो उनके काम तत्काल हो जाते हैं। और मैंने ये निर्देश भी दे रखा है सारे कर्मचारियों को कि जनता अगर कोई काम के लिए आती है तो उसको तत्काल उस काम को संज्ञान में लेके उसको अतिशीघ्र पूर्ण करने का काम ये नगरपालिका करे। तो ये एक जिम्मेदारी के तौर पर मैंने लिया और ये सोचा था कि ये चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी और बहुत सारे लोग ये कहते थे कपिल कि इतनी सी उम्र का लड़का क्या नगरपालिका अध्यक्ष या क्या नगरपालिका चलाएगा। लेकिन मैंने सबसे पहले यही प्रयास किया कि पूरी ताकत लगा के, पूरी शिद्दत के साथ मैं जनता के काम करूँगा और इस पद को, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसका निर्वहन करूँ। सीहोर को एक बेहतर और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में आपकी क्या प्राथमिकता है? हम जनता को साथ लेकर, जनता के विश्वास को साथ लेकर और अच्छे अगर हम प्लान बनाएं तो जनता हमारा सहयोग करेगी और हम अच्छे से अच्छा कार्य क्रियान्वयन कर सकते हैं। हम रोडों की व्यवस्था की बात करें तो हमने पिछले
3 साल में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रोडें शहर के बीच में निर्माण कर दिया उसका। नगर पालिका ने उसका निर्माण करा। बहुत सारी जगह लाइटों की समस्या थी, बहुत छोटी छोटी समस्याएं, नालियों की समस्या थी, पुलिया की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी। ये सारी समस्याओं का निराकरण करने का काम हमने नगर पालिका से पिछले 3 साल में किया और जनता का विश्वास जीत के ये सब काम किए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने राजनीति शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी से, इसी पार्टी में आने का क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी इस देश में राष्ट्रवादिता की सबसे अच्छी पार्टी है, जो राष्ट्र सर्वोपरि को मानकर काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसके मन में राष्ट्र प्रेम है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्यों चुनी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक देश में अगर किसी राजनीतिक पार्टी में लोकतंत्र आज तक जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हमारे यहाँ सारी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक तरीके से होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में को छोड़कर आप सारी पार्टी किसी को भी देखें, सब पार्टी किसी न किसी परिवार ओरिएंटेड है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जी। और वहाँ ये तय रहता है कि राष्ट्राध्यक्ष कौन बनेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर एक बात कर सकता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी ताकत लगाकर अगर पार्टी में काम करूँगा, पार्टी के हितों के लिए काम करूँगा, तो एक दिन मैं राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा इस पार्टी का। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी किसी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति ये कह दे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, मैं तो सबसे छोटे स्तर का कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ और हूँ भी, मेरे जैसे छोटे स्तर का कार्यकर्ता अपने मंच से खड़ा होकर अपने नेताओं के सामने ये कह सकता है कि मैं एक दिन इस पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा, तो सब लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे प्रोत्साहन देंगे। लेकिन अगर अन्य पार्टी में कोई मुख्यमंत्री लेवल का आदमी भी अगर ये कह दे कि मैं इस पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहता हूँ, तो फिर उसका क्या अंजाम होता है, ये पूर्व में हमने देखा है कि जो सचिन पायलट और अन्य बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो राष्ट्राध्यक्ष के समीप पहुंचे, तो उनके साथ क्या हुआ। तो ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है। इसलिए मैंने ये भारतीय जनता पार्टी चुनी और मुझे गर्व है कि मैं भारत का वासी और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। किसी एक योजना का जिक्र करें जिसे आपने दिल से लागू किया हो और उसका असर शहर पर दिखा हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं समझता हूँ जो हमारे शहर की थी, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हमारे शहर में थी जल प्रदाय की। हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें थी, हमारे यहाँ सब व्यवस्था तो थी, पानी की व्यवस्था बहुत सारा हद तक पूर्व में अध्यक्षों ने उसको ठीक करा था। लेकिन क्या था कि फिर भी 25 से 30% शहर ऐसा था जहाँ अभी तक पानी पहुँचा नहीं था। जैसे वार्ड नंबर 3 में पानी नहीं पहुँचा था, कस्बे के क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँचता था, गंज में कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँचता था, इंग्लिशपुरा में कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँचता था। सबसे पहले हमने ये संकल्प लिया, सबसे पहले हमने परिषद कर ये तय किया कि जो पानी की हमारे शहर में समस्या है उसका हमको जल से निराकरण करना है। तो हमने ये तय किया कि हमें अमृत 2.0 योजना जो है उसको लागू, हमें तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि हमें उनसे चर्चा कर इस योजना पर क्रियान्वयन करना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। उन्होंने हमें अमृत 2.0 योजना सीहोर को आवंटित करी। उसके माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर की पाइपलाइन, जो नई पाइपलाइन हमने हमारे शहर में डालने का काम शुरू कर दिया और लगभग 6 पानी की टंकियाँ हमने उसका निर्माण किया। और मेरा ये संकल्प था कि प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन देने का काम, प्रत्येक घर तक जल प्रदाय करने का काम नगर पालिका परिषद करेगी। तो उस और हम अग्रसर हैं और लगभग 60 से 70% काम हमारा धरातल पर पूर्ण हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि पहले गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या रहती थी। इस बार गर्मियों में या इस बार या इसके पहले पिछले 3 साल में पानी की कोई क्राइसिस शहर में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं रही और लगभग पानी की समस्याओं का निराकरण हमने पूर्णतः कर दिया है। कुछ एक हिस्सों में थोड़ी बहुत समस्या रह गई होगी, तो उसको भी हम आने वाले 1 आध साल में उसको भी पूर्ण कर देंगे। सड़क और स्वच्छता जैसे बुनियादी विषयों पर सीहोर में क्या बदलाव लाए जा रहे हैं? क्योंकि शहर की कनेक्टिविटी में सभी जगह हमने 4 लेन का काम लगभग पूर्ण कर लिया। शहर में आप किसी भी मार्ग से अंदर जब एंट्रेंस करेंगे तो आपको शहर में सभी मार्ग 4 लेन लगभग मिलेंगे। शहर के बीचों बीच जो शहर सड़कें थी, जैसे भोपाल नाके से कोतवाली चौराहा, ये एक बड़ी व्यस्त सड़क है। इसमें चूँकि एजुकेशनल हब है तो हज़ारों बच्चे इस रोड पर आते हैं, दिन भर में हज़ारों बच्चों का निकलना इस रोड से होता है। तो हमने ये तय करा कि इस रोड को भी रोड का हमने भूमि पूजन कराया। भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे तक 2 लेन रोड बनाने का काम नगर पालिका परिषद शीघ्र शुरू कर रही है। दूसरा एक रोड था लुनिया चौराहे से इंदौर नाके तक, क्योंकि अब कुबरेश्वर धाम की हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, रेलवे स्टेशन से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वो भी एक सिंगल रोड था और बड़ा व्यस्त रोड है और ग्रामीण क्षेत्र से भी उस रोड की कनेक्टिविटी है, तो उसको भी 2 लेन में करने का काम नगर पालिका परिषद ने उसका भी प्रस्ताव करा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश शासन का। तो रोडों के मामले में पहले भी हमने कायाकल्प हो, चाहे मुख्यमंत्री तो संरचना हो, ऐसे कई माध्यमों से हमें राशि आवंटित हुई। हमने शहर के सभी मार्गों में, चाहे गंज क्षेत्र का हो, चाहे कस्बा क्षेत्र का हो, चाहे छावनी क्षेत्र का हो,
चाहे मेन रोडों के हों, हमने सारी रोडों का निर्माण का काम नगर पालिका ने पूर्ण किया। और मैं आंकड़े तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की सड़कों का निर्माण जी। नगर पालिका ने पूर्ण कर चुकी है। क्या सीहोर की नालियाँ और ड्रेनेज सिस्टम आने वाले समय में बेहतर होंगे? सीवेज सिस्टम तो लागू हो चुका है, जो 20 सिटी में सीवेज सिस्टम हो गया। जी। तो ड्रेनेज की जो समस्या थी लगभग 50% से ज़्यादा, उससे हम निजात पा चुके हैं। अभी सीवेज का एक और फेस आया है, जो हमें बड़ियागढ़ी क्षेत्र में, मतलब पुल के उस तरफ, सीवन नदी के उस तरफ और रेलवे स्टेशन के उस तरफ, ये दोनों क्षेत्रों में भी सीवेज का काम आने वाले 1 आध महीने में हम शुरू करेंगे। तो बहुत हद तक जो नालियों की समस्या है, जो नालियों की गंदगी की समस्या है, तो वो इस सीवेज के काम से ख़त्म हो जाएगी। कपिल, आप देखना 2022 के पहले जी। पानी गिरा था बहुत ज़्यादा। जब अधिक वर्षा होती है, 2019 में अधिक वर्षा हुई, 2016 में अधिक वर्षा हुई, कि आधा शहर डूब गया था। कोतवाली चौराहे पे भी 5-5, 6-6 फीट पानी कोतवाली चौराहे पे था, पूरे छावनी में था, लोगों की दुकानों में पानी चला गया था। लेकिन 2022 के बाद से हमने ड्रेनेज सिस्टम को समझा, हमने टेक्निकलिटी की टीम लगाई और ये पता करा कि पानी के जल भराव क्यों होता है। तो उन्होंने हमें पूरी उनकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने नाली का निर्माण करा, और जब नाली का निर्माण करा तो इस बार कितना ही पानी गिरा हो, कहीं भी जल भराव की स्थिति इक्का दुक्का छोटी मोटी जगह पर हो जाती है, लेकिन अगर जल भराव हो रहा है तो 10 मिनट में पानी खत्म भी हो रहा है। आपके कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया? मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी जब मैं अध्यक्ष बना और लोगों ने ये कमेंट्स करे कि यार बहुत कम उम्र का लड़का है और ये कैसे अध्यक्ष पद चलाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद बड़ा पद है, 1.5 लाख की हमारे शहर की आबादी है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब हमारे शहर में 35 पार्षद हैं, जिसमें कुछ पार्षद अन्य दलों के भी हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। सब पार्षदों को एक साथ लेकर शहर के विकास के लिए सबको साथ खड़ा करना, ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। 130 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 51 करोड़ की अनुदान राशि, ये किस दिशा में उपयोग हो रही है? देखिए, 130 करोड़ का कपिल जो भूमि पूजन था जी। उसमें 51 करोड़ का भूमि पूजन 55 करोड़ का भूमि पूजन नगर पालिका का था। जी। वो क्या हुआ कि उस समय 51 करोड़ किसी पत्रकार साथी ने लिख दिया, तो वो 51 करोड़ चल गया, लेकिन लगभग 55-56 करोड़ रुपए के राशि के भूमि पूजन सीहोर शहर के थे। मुझसे चर्चा हुई हमारे दोनों सम्मानित नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से। मैंने आग्रह किया कि साहब ये तो भूमि पूजन है, लेकिन और भी विकास के कार्य नगर पालिका को करना है। उसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हमें लगभग 50 करोड़ की राशि आप आवंटित करें। तो आप देखिए कि उन्होंने सहजता में, दोनों ने आपस में बातचीत कर और सहजता में, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पूरी राशि 50 करोड़ की राशि सीहोर के विकास के लिए तत्काल आवंटित करी। अच्छा। तो ये 50 करोड़ की राशि जो हमें मिली है, इसमें जैसे सड़क के निर्माण हो, नाली के निर्माण हो, SDRF के नाले बहुत सारे हमारे यहाँ, नाले हमारे शहर की सुंदरता में कहीं ना कहीं दाग लगा रहे हैं जी। तो उसको भी व्यवस्थित करने का काम, ये सारे काम नगर पालिका परिषद उस 50 करोड़ की राशि से करेगी। और निश्चित ही जब ये 50 करोड़ की राशि आएगी और ये काम जब धरातल पर उतरेंगे, तो जिस स्वर्णिम सीहोर की कल्पना जनता ने की है जी, वो स्वर्णिम सीहोर हम जनता को देंगे। क्या नगर पालिका भ्रष्टाचार से मुक्त है? ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, नगर पालिका एक बहुत बड़ी संस्था है जी। और लगभग 600 से ज़्यादा कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत है। एक छोटी सी मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जनता को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में मेरे समय से पहले, मेरे कार्यकाल से पहले बहुत सारे ये आरोप लगे कि प्रधानमंत्री आवास में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जब मैं अध्यक्ष बना तो हमने प्रधानमंत्री आवास की हमारी जितनी भी टीम, जितने भी लोग उस शाखा में काम करते हैं, हमने उनके साथ एक बैठक करी जी। और हमने ये तय करा कि जब प्रधानमंत्री आवास जो व्यक्ति पात्र है जी, जिसके मकान नहीं है, जिसके घरों में ये व्यवस्था नहीं है, जो खाना एक टाइम का खाना खा रहा है, जो दोनों टाइम का खाना कमाने में, मतलब भोजन करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमें मदद करना है। और मदद ऐसे करना है कि उस व्यक्ति को ये लगे कि नगर पालिका उनके साथ खड़ी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास की किस्तों के लिए सबसे पहले आवंटन की सूची नगर पालिका के पास आती है, हमारे पास जैसी सूची आती थी तो मैं मेरे 3-4 लोगों को नगर पालिका के बिठाता था और उनसे फ़ोन कर उन लोगों को फ़ोन करवाता था, अच्छा, जो हितग्राही हैं, और वो फ़ोन लगाकर बोलते थे कि आपका प्रधानमंत्री आवास में आपको पात्रता मिल गई है और आपका आवास आने वाला है। अच्छा। और किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगे तो इस नंबर पर कॉल बैक करें, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे टाइम पर पूर्व में जो स्वीकृत थे लगभग 2000 से ज़्यादा आवास आए जी, और मैंने 2000 व्यक्तियों से व्यक्तिगत बात करने की कोशिश करी। लगभग 300-400 लोगों से तो मैंने बात करी, बाकी लोगों से कर्मचारियों ने चर्चा करी जी, और स्पष्ट तौर पर इनको ये बता दिया कि ये काम, ये पैसा नगर पालिका परिषद के पास है, तो आप किसी को भी अगर कोई पैसा मांगता है तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। सुझाव पेटी लगाई हमने, लोगों को नंबर प्रोवाइड कराए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास को 100% हमने भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम नगर पालिका परिषद ने इस बार करा। और अभी भी जो
आवास 2.0 आया है, जी उसमें भी अभी हमने 560 लोगों की पहले लिस्ट भेजी है। जी और उन सब से मैंने ये कोशिश करी कि हमारी टीम बात कर ले। तो हमने ये प्रयास करा कि सब लोगों से बातचीत हो जाए। कुछ से पार्षद ने बातचीत करी, कुछ लोगों से मैंने भी करी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कारण रहा कि किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आना, आपको सीधा पैसा आपके खाते में आएगा, किसी को कोई पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम इसमें 100%, तो मैं कहूँगा कि 100% कपिल हम इसमें सक्सेस हुए। कुछ 19-20 अगर हुआ हो तो उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। अगर कुछ आपके पास भी हो तो आप बताइएगा। ठीक बाकी अन्य शाखाओं में भ्रष्टाचार की आप बात करें तो अन्य शाखाओं में जितनी भी शाखाएं हैं नगर पालिका की, उसमें सब पे मैं सीधी मॉनिटरिंग करता हूँ। जी सीएमओ सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। जी जो भी सीएमओ रहे, अभी तक 3-4 सीएमओ बदल गए किन्हीं कारणों से, तो वो सब सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। सारे कर्मचारी सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं होता जो मेरे संज्ञान के बिना जाता हो। अच्छा सारे कामों पर मेरी सीधी मॉनिटरिंग रहती है। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका में पैसा मांगते हुए पाया जाता है तो उसको हटाने का काम हम तत्काल करते हैं। अच्छा हालांकि ऐसा मुझे मौका अभी तक नहीं मिला। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया कि जिसने किसी हितग्राही से या किसी जनता के किसी व्यक्ति से पैसा मांगा हो। तो अगर कोई मांगता है तो उसको तत्काल हटाने का काम भी हम नगर पालिका से कर देते हैं। शहर में रेडी वाले, ठेले वाले और छोटे दुकानदारों के लिए कोई योजना या कोई जोनिंग प्लान है? देखिए, मैं इसके लिए तो बड़ा बदनाम हूँ हाँ भाई। मेरा बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपके कार्यकाल में बहुत सारी जगहों पर दुकानें और ठेले वाले खड़े हो गए। जी लेकिन मैं मतलब कुछ अव्यवस्थित जगहों, कुछ गलत जगहों पर भी लोग खड़े हैं। जी लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जगह है, मेरा ऐसा मानना है कपिल भाई, कि इस संसार में सबको रोजगार देने का काम हमें करना चाहिए। हमारे शहर में कोई बहुत बड़े रोजगार के अवसर नहीं है। जी हमारे शहर में कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। हमारे शहर में कहीं भी ऐसी संभावना नहीं है कि व्यक्ति को रोजगार मिल जाए आसानी से। जी और हमारे शहर की लगभग 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। और रोज़ खाने वाले लोग हैं। जी जिसमें हम जितने भी रेडी वाले हैं, जितने भी फूड कॉर्नर्स वाले हैं, जी उनको हम एक व्यवस्थित दुकान बना के देंगे, मार्केट डेवलप करके देंगे। हमने देखा ना कि इंदौर में 56 दुकानों के नाम से बड़ा फेमस है। भोपाल चले जाएँ तो हमारे डायरेक्टरेट के सामने 6 नंबर पे एक बड़े व्यवस्थित मार्केट है। तो हमने MP 37 करके एक मार्केट डेवलप करा है भोपाल नाके चाणकपुरी के बीच में, फूड जोन। जी। उसमें लगभग अभी 42 दुकानों से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हम 42 दुकानें बनाएंगे, सब तरह की दुकानें उसमें रहेंगी। अच्छा। एक जैसी दुकानें हमने बना दी, आप जाके देखना भी, एक तरफ की तो दुकानें रखा गई हैं। अच्छा तो एक जैसी दुकानें रहेंगी कपिल। उसमें अपने अलग अलग फूड आइटम्स लोग रखेंगे। पीछे हम पार्क डेवलप करेंगे, एक LED स्क्रीन लगाएंगे, उसमें बच्चों के लिए झूले लगाएंगे, लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाएंगे। तो वो पूरा एक फूड जोन जैसा डेवलप करके देंगे ताकि लोग आएँ और वहाँ बैठे भी, और जिसको जो खाना हो, जिसको जो लेना हो, वो सब एक ही जगह पर मिल जाए। तो वो एक ही प्रीमिसेस में, एक ही कैंपस में सारी चीज़ें मिल जाएं। ये व्यवस्था हमने MP 37 में करी। ऐसे ही हमने दूसरे फूड जोन की डिमांड करी थी, जो नदी चौराहे पर आपने देखा हुआ एक पेवर ब्लॉक लगाकर नगर पालिका ने एक जगह तैयार करी। जी हमने उसके लिए भी प्लानिंग कर ली है। वहाँ भी हम हॉकर जोन बना रहे हैं, वहाँ भी हम व्यवस्थित दुकानें बना रहे हैं। पक्की दुकानों का निर्माण नगर पालिका वहाँ करेगी, तो दुकानें बनेंगी, वहाँ पे भी लोग फूड आइटम्स अपने लगा सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया खेड़ी के सामने रेशम केंद्र पे हमने मल्टीपल जिम और स्विमिंग पूल का काम शुरू करा है। अच्छा उसके सामने पूरी जगह हमने खाली रखी है। अच्छा वहाँ भी हम फूड मार्केट बनाएंगे, और बड़ा फूड मार्केट बनाएंगे। पीछे स्विमिंग पूल रहेगा, मल्टीपल जिम रहेगा और आगे फूड मार्केट रहेगा। तो लोग वहाँ तीनों जगहों पर, जितने भी हमारे शहर के रेडी वाले हैं, जितने भी हॉकर्स हैं, वो सारे अपनी दुकानें वहाँ लगा लें और व्यवस्थित वहाँ सारे काम चलें। तो ये नगर पालिका ने तीनों जगह हमने चिन्हित कर लिया और 2 पर हम काम तत्काल कर रहे हैं। तीसरे पे भी 1 साल के अंदर हम काम शुरू कर देंगे। राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों के साथ नगर पालिका का तालमेल कैसा है? क्या राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है नगर पालिका के कार्यों में? नगर पालिका राज्य सरकार का एक अंग है जी। नगर पालिका राज्य सरकार की मदद से, शासन से ही चलती है जी। और राज्य सरकार का पूरा इम्पैक्ट नगर पालिका में रहता है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी भी योजनाएं इनकी शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन होती हैं वो नगर पालिका के माध्यम से ही होती हैं। जी। तो राज्य सरकार का एक अंग ही नगर पालिका है और राज्य सरकार का पूरा सहयोग, चाहे जब शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अभी तक, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हों, इनका पूरा आशीर्वाद नगर पालिका को, सीहोर को हमें प्राप्त है और नगर पालिका बिना कोई रुकावट के इनके सहयोग से चलती है। आप सीहोर को आने वाले समय में किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, मेरा ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा कपिल भाई जी। ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि मैं खुद भी असंतुष्ट था पहले सीहोर से जी। क्योंकि एक सीहोर का मैं नागरिक हूँ, मैंने सीहोर को बचपन से देखा है। तो मैं उनको सीहोर दिखाऊं तो बड़ा गर्व सम्मानित रूप से दिखाऊं और उनको भी ये लगे कि हम किसी डेवलप सिटी में घूम रहे हैं। जी। हमारे शहर का वो विकास नहीं हो पाया।
जी। अब उसके कारण क्या रहा है मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे शहर का जो विकास होना था, जो भोपाल के नज़दीक, क्योंकि जिला मुख्यालय हमारा, जी। तो हमारे जिला मुख्यालय का लेवल का जो विकास था वो शहर में कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिला। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहता है, मेरा पूरी ताकत, मेरा एनर्जी मैं इसी चीज़ में लगाता हूँ कि कैसे भी हमारे शहर का संपूर्ण विकास हो जाए और एक डेवलप सिटी में हमारे शहर का नाम आए। जी। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और पूरी शहर की पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा पूरा प्रयास है कि शहर को एक डेवलप सिटी में हम लेके आएँ। और अभी जब 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उस मंच से मेट्रोपॉलिटन सिटी की घोषणा भी जी। सीहोर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में, कैलाश जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में हमारा शहर एक विकसित शहर बनकर उभरेगा। और बहुत बड़ी संभावना, मैंने पहले भी कहा कि बहुत संभावना है हमारे शहर में विकास की। तो हम पूरी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर का संपूर्ण शहर का विकास करने का प्रयास करेंगे। सीहोर के युवा जो राजनीति में या सामाजिक सेवा में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? लेकिन कपिल, आपने पूछा है तो मेरा ऐसा मानना है कि जन हित की भावना मन में अगर हम रखें, जी। अगर हम ये सोचकर काम करें कि जनता को हमने क्या दिया, हम क्या दे सकते हैं, हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिलेगा, हम सिर्फ ये सोचें कि हम क्या दे सकते हैं। जी। अगर इस भावना को मन में रखकर, जनहित की भावना को मन में रखकर अगर हम काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही हर युवा अपने राजनीतिक क्षेत्र में, अपने राजनीतिक सफ़र में सफल होगा। और अगर हमने पर्सनल इंटरेस्ट की बातें उसमें सोची कि मैं व्यापार कर लूँ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरे सारे सोर्सेज बढ़ा लूँ, या मेरी रेपुटेशन हाई हो जाए, या मेरा एक वजन शहर में बन जाए, अगर हमने ये सोचा तो हम कभी भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कभी विकास नहीं होगा। हमारे मन में परहित की भावना होनी चाहिए। और परहित की भावना से जो भी युवा काम करे, जो भी समर्पण की भावना से काम करे, तो निश्चित ही भगवान भी उसकी मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है, और वो एक न एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचता है। तो मेरा ऐसा युवाओं से कहना है आपके चैनल के माध्यम से, कि आपके शो के माध्यम से कपिल, कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें, हम मुख्यमंत्री जी को देखें, हम अन्य किसी भी नेताओं को देखें, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 22-22 घंटे लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री 24 घंटे में देश संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री 24 घंटे में प्रदेश संभाल रहे हैं। जी। हमारा छोटा सा क्षेत्र है, तो हम 24 घंटे में उसको संभालें। जी। जब हम सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर जब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश और हमारा शहर, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति में, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो। ऐसा मेरा आज के आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, ये मेरे जो अनुभव है उसको मैं साझा कर रहा हूँ। आप सीहोर पे कैसी राजनीति करना चाहते हैं और कैसी राजनीति होनी चाहिए? पहले ये एक माइंड सेट था कि अगर कोई 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी ये तय करते थे कि यार ये नुकसान करेगा, एक ए है और एक बी है जी। तो ए कैंडिडेट नुकसान करेगा और बी कैंडिडेट यार कम से कम नुकसान तो नहीं करेगा, तो बी को ही वोट दे देते हैं। अच्छा। एक मानसिकता सेट थी, माइंड सेट था कि यार जो कम नुकसान करेगा या जो कम हमारे लिए खराब है, हम उसको चुन दें। तो क्या होता था कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन लेते थे कि जो हमारा नुकसान ना करे, चाहे वो शहर का हित करे, चाहे समाज का हित करे, चाहे ना करे, जिससे विकास की संभावनाएं हो, जिससे काम की संभावनाएं हो, जो पूरे समर्पण के साथ जनता के बीच में खड़ा हो। मैं कह रहा हूँ ना कि व्यक्तिगत आपका जीवन कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से जनता के होगा अगर आप राजनीति में आते हो, आपका व्यक्तिगत फिर कुछ नहीं बचता। और जो नेता ये कहते हैं कि यार हमारा व्यक्तिगत आपका बचता ही नहीं, अगर आपको व्यक्तिगत लाइफस्टाइल जीना है तो आप राजनीति क्षेत्र में मत आप। सही है। अगर हम किसी भी नेता को चुने तो हम ये चुने कि वो व्यक्ति 100% हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो। जनता ये चाहती है, और मैंने ये देखा है कि हम जनता कितनी नाराज हो, आप अगर उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ, आप लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाओ, तो उनकी 90% जो उनकी नाराज़गी होती है वो आप खत्म कर देते हो जी, और 10% आपके काम से हो जाती है जी। तो हमें ऐसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता है आज पूरे देश में, जो विकास की बात करे, जो विकास का काम करे और जो करके जिसमें क्षमता हो। ये तो मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ जी, कि ऐसे लोगों को चुने जो विकास के काम कर सकते हैं, जिनमें पूरी ऊर्जा हो, पूरी ताकत हो, जो हमारे समाज का, हमारे शहर का प्रतिनिधित्व कर सके। स्वच्छता, हरियाली और जल निकासी पर आपने पिछले 3 साल में जो भी कदम उठाए हैं, उनमें से कौन सा कदम था जो जनता को प्रत्यक्ष महसूस हुआ? देखिए 2021 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, 22 में मेरे ख्याल से, जब हमारी परिषद के पहले जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, तो हम ऑल इंडिया रैंकिंग में लगभग 80 पे पायदान पे थे। फिर 2023 में जब हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे कार्यकाल में हुआ जी, तब हम 64वें नंबर पर आए ऑल इंडिया रैंकिंग में। बता रहा हूँ मैं जी, जी। ऑल इंडिया रैंकिंग में महानगर पालिकाएं भी हैं, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, भोपाल भी है, इंदौर भी है और सारे नगर पालिका भी हैं जी, उसमें ऑल इंडिया लेवल पर हम 64th रैंक पे आए। जी, 2024 जो लास्ट ईयर गया उसमें हम 50वीं रैंक पर आए।
टॉप 50 सिटीज़ में हमारा सीहोर का नाम आया। और मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर हम नगर पालिका में सबसे स्वच्छ नगर पालिका है। हमारे ऊपर खाली 2 नगर पालिकाएं हैं और जो बड़ी नगर पालिका हैं जिनके बड़े फंड्स हैं। हमने सीमित संसाधनों के साथ कैसे स्वच्छता को नंबर 1 लाने का प्रयास करें, ये हमारी टीम ने भी करा। हमारी पूरी स्वच्छता जितने भी हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, मैं पूरी तन्मयता के साथ काम करा। और पहले हम शहर में देखते थे यहाँ वहाँ कचरे पड़े रहते थे, कचरे के ढेर थे, गंदगी थी, लोग परेशान होते थे, तो 4-4 8-8 दिन तक कचरा नहीं उठता था। वो सारी समस्याओं का निराकरण हमारी स्वास्थ्य की टीम ने बखूबी करा है। और लगभग मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ समय में सीहोर 100% नंबर 1 नगर पालिका में आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमें इसमें जनता का सहयोग भी मिल रहा है। पूरी तरीके से अभी जनता अवेयर नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जनता का इसमें सहयोग मिल रहा है। जब मैं 2022 में अध्यक्ष बना जी तो इस शहर में 35 वार्ड हैं और हमारे पास कचरा गाड़ी थी 16। जी मतलब एक वार्ड में लगभग 2 वार्ड में एक गाड़ी के पास 2 से 3 वार्ड थे। जी हमने सबसे पहला काम ये किया, हमने 10 तत्काल गाड़ियाँ खरीदी। हमने उस गाड़ियों को 26 खरीद, फिर हम आगे और बढ़े 1 साल बाद, अभी पिछले 6 महीने पहले फिर हमने 15 गाड़ियाँ फिर खरीदी। जी आज हमारे पास लगभग 45 गाड़ियाँ हैं। अच्छा छोटी छोटी गाड़ियाँ हमने, क्योंकि कुछ गलियों में बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, तो हमने छोटी गाड़ियाँ भी खरीदी और एक एक घर का कचरा गाड़ी तक पहुँच जाए, तो ये प्रयास हमने करने का काम किया। पहले सुबह कचरा गाड़ी आती थी, 2022 के बाद से आप शहर में देख सकते हैं कि जो छावनी क्षेत्र, जो मार्केट का एरिया है, वहाँ दोनों टाइम कचरा गाड़ियाँ जा रही हैं। कई वार्डों में दोनों टाइम कचरा गाड़ियाँ जा रही हैं। जी कचरे के हमने ट्रॉलीज भी ले ली, कचरे की हमने एक डंपर था, हमने एक डंपर भी परचेज करा। कचरा उठाने के लिए पहले हमारे पास एक जेसीबी थी, हमने 2 जेसीबी करी। हमने ये सारे प्रयास इसलिए करे कि हमारे सीहोर को हम स्वच्छ बनाएं। 100% लोग तो अभी अवेयर नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक लोग भी अवेयर हैं और उनकी अवेयरनेस की वजह से निरंतर सीहोर नए पायदानों को छू रहा है। हमारा जो रेलवे स्टेशन रोड है, जो कि मछली पुल को लूनिया चौराहा से कनेक्ट करता है, और एक है वार्ड क्रमांक 22 इंदिरा कॉलोनी की सड़क, जो कि श्यामपुर रोड से जुड़ती है। इन दोनों रोडों पर रोज़ाना भारी ट्रैफिक देखा जाता है और इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा सवाल ये है कि इन रोडों का सुधार या निर्माण कार्य कब शुरू होगा? क्या इसके लिए कोई ठोस योजना है? देखिए, जो रोड आपने बताया, जो रेलवे स्टेशन से मछली पुल तक का, वो सीहोर का भी सबसे खराब रोड है। जी जी और वास्तव में ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रोड अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जी जी उनके कर कमलों से इसका भूमि पूजन हो गया है। जी और 3 या 4 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें, जो भोपाल में डिवीज़न ऑफिस में हमने उसको सेटल करा। तो अब 3 या 4 दिन या मैक्सिमम हफ्ते भर में मछली पुल से लेकर भोपाल रेलवे स्टेशन तक जी जी इस रोड का निर्माण नगर पालिका परिषद द्वारा होने वाला है। शीघ्र अतिशीघ्र हमने उसका पूरा सर्वे करा लिया है, पूरी हमारी तैयारी है और रोड का हम काम शुरू करने वाले हैं। एक रोड जो आपने हमें बताया, जो जनपद से होता हुआ मंडी से नरसिंहगढ़ नाके जाता जी है, जी जी वो रोड एक्चुअल में शामपुर से रोड बना। पीडब्ल्यूडी ने, शायद मैं समझता हूँ कि पीडब्ल्यूडी उसमें एजेंसी थी, जी तो पीडब्ल्यूडी ने उस रोड का निर्माण पिछले साल करा था। जी तो वो शामपुर से लेके जनपद तक उस रोड को बनाया था, जी उसका डामरीकरण करा था। लेकिन वो एक नई टेक्नोलॉजी से वो रोड बना, वो टेक्नोलॉजी शायद फेल हो गई। जी जी उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो रोड की मतलब परफेक्ट रोड ना बन पाया हो, या कोई कारण ऐसा रहा कि उसमें बीच बीच में गड्ढे हो गए। तो हमने जो नगरीय क्षेत्र में गड्ढे थे उसमें हमने मुरम डलवाने का काम कर दिया। और मैंने व्यक्तिगत पीडब्ल्यूडी के ई से भी बात करी है, उनको एक पत्र भी है, पत्राचार भी करा है जी कि शहरी क्षेत्र में जो रोडें हैं, हम्म, जो नगर आपकी पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसके सुधार का काम आप करें, नहीं तो हमें हैंड ओवर कर दें, जी। नगर पालिका उसकी देखरेख कर लेगी और उसको सुधार का काम कर देगी। तो वो भी शीघ्र अतिशीघ्र उसका भी सुधार करने वाले हैं। और एक और बात मैं बता दूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने 2 लेन का हमने प्रस्ताव करा था। जी जो 2 लेन नरसिंहगढ़ नाके से सीहोर की सीमा से जी शुरू होगी और मंडी चौराहे से घूमकर जनपद के सामने से साहिलो तक होते हुए और साहिलो से मुरली अंडर ब्रिज से होते हुए भोपाल नाके तक जी वो रोड आएगी। वो पूरी रोड 2 लेन में सैंक्शन हो गई है। अच्छा तो उसकी भी राशि का हमें इंतजार है। वो जिस दिन वो राशि हमें प्राप्त होगी, उसको हम 2 लेन में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, हमारा जो मेन मार्केट है वो है कोतवाली से लेकर तहसील चौराहे के बीच। इसके बीच कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या आने वाले समय में लोगों को, सीहोर की जनता को पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी? देखिए, ये बहुत जटिल समस्या है पार्किंग की, जी और मैं समझता हूँ कि इसका अभी तक कोई ठोस इंतजाम हम नहीं कर पाए। इसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। हमने पूरा प्रयास ये करा कि हम कोशिश ये करें कि कैसे भी पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन हमने एक प्रयास ये करा है, अभी पुरानी सब्जी मंडी थी हमारी नमक चौराहे पे, हमने उस नई सब्जी मंडी में उसको कन्वर्ट करना था। तो हमने कभी उस सब्जी मंडी के बेसमेंट में पार्किंग रखी है। अच्छा और बेसमेंट की पार्किंग हम उसको रखेंगे और जितने भी लोग उस क्षेत्र से छावनी में आते हैं जी या जितनी भी गाड़ियाँ
परमानेंट कारें, लोगों के घर भी हैं बाज़ारों में, जी। तो बाज़ार में जो घर हैं उनकी परमानेंट कारें बाहर खड़ी रहती हैं, वो सारी कारें इधर पार्क करा लेंगे हम। तो लगभग 30 से 40% जो पार्किंग की समस्या है शहर की, जो ट्रैफिक की समस्या शहर की है, उसको ख़त्म करने का काम तो सब्जी मंडी के माध्यम से हम कर देंगे। और हम 2-3 जगह स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं जी। कि ट्रैफिक को लेके हम कैसे और व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें, कैसे और व्यवस्थित पार्किंग कर सकें, इसके लिए भी हम जॉइंट एक टीम बनाकर इस पे हम काम करने वाले हैं। बीच में हमने खबर सुनी थी कि जो बस स्टैंड है वो सेकड़ाखेड़ी शिफ्ट हो रहा है, ऐसी कोई योजना आई थी? देखिए, ये तो मास्टर प्लान में है, स्मार्ट सिटी प्लान में है। जी जी। हम भी ये चाहते हैं कि बस स्टैंड की वजह से काफ़ी ट्रैफिक शहर में होता है, तो बस स्टैंड शहर के बाहर चला जाए। और चूँकि जब बाहर से बसें आती हैं जो बाईपास से निकल जाती हैं, तो वो बाईपास पे ही सवारी को हमारे शहर के लोगों को छोड़ देती हैं, तो वहाँ जब बस स्टैंड होगा तो वहाँ से उनको वाहन मिल जाएंगे। पहले अभी लोगों को बुलाना पड़ता है किसी के माध्यम से, वो वापस घर आते हैं, तो बीच में 3-4 किलोमीटर खाली है, तो वहाँ उतर जाते हैं, तो फिर लोगों को लेने जाना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ कोई ट्रैफिक, कोई वाहन की व्यवस्था है नहीं। लेकिन जब बस स्टैंड वहाँ चला जाएगा तो फिर वहाँ ऑटो भी खड़े हो जाएंगे, रिक्शे भी खड़े हो जाएंगे और अन्य व्यवस्थाएं होंगी, तो लोगों को आने के लिए, सिटी में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा कि चुनाव के दौरान या चुनाव के समय राठौड़ समाज का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, समाज की छवि को खराब करने का काम किया जाता है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया। जी। एक ऐसा तार छेड़ दिया जो वास्तव में जिसका जवाब देना बड़ा टिपिकल होता है। क्या है, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कपिल, कि अगर किसी व्यक्ति की गति को रोक नहीं सकते, और चाणक्य ने भी कहा है जी। कि अगर किसी व्यक्ति की गति को कोई रोक नहीं सकता तो उसको बदनाम करने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा। और प्रोपेगेंडा इसलिए बनाया कि आदमी को ये लगने लगा कि यार ये व्यक्ति राजनीति में एक मुकाम, तो समाज से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं लगा। अच्छा। जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाते हैं वो लोगों को, इमेज को खराब करने का काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उस रफ्तार से काम नहीं कर सकते, वो उस रफ्तार से पॉलिटिक्स नहीं करते, वो अपना सर्वत्र नहीं देते। उनका काम सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के माध्यम से लोगों की छवि खराब करने का काम होता है। बहुत सारे लोग कहते थे, बहुत सारी खबरें आती थी कि यार वो तो राठौर है, उसको कैसे देंगे, अरे यार वो राठौर है। तो ये लोग जो चुनिंदा ही लोग हैं, पूरा समाज या पूरी सोसाइटी ऐसा नहीं मानती जी, पूरा शहर ऐसा नहीं मानता। कुछ चुनिंदा जो लोग राजनीति में, जिनको ये काम रहता है कि जो कूटनीति के माध्यम से लोगों की छवि खराब करें, जी जी, ये ऐसे व्यक्तियों का काम होता है। और मुझसे भी कई लोग कहते थे कि भाई वो तो ऐसा कह रहा है कि अगर राठौर अध्यक्ष बन गया तो पता नहीं क्या होगा जी। बहुत सारे पार्षदों को बताया कि अगर राठौर अध्यक्ष बन गया तो ऐसा हो जाएगा। आप पूछ रहे पार्षदों से जाके, अब आप पूछ रहे समाज में जाके जी, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था दिख रही है क्या, कहीं कोई परेशानी दिख रही है क्या? बोले वो पूरे राठौर नगर पालिका में आएंगे, पूरा ऐसा होगा, नगर पालिका को खराब कर देंगे, नगर पालिका को बर्बाद कर देंगे। कहीं कुछ ऐसा 3 साल में हुआ क्या? कोई एक सिंगल घटना मुझे बता दो कि जो ऐसा कभी कोई घटना शहर में घटी हो या समाज में घटी हो जिसका नुकसान शहर को हुआ हो। क्या आप मानते हैं कि समाज में ही कुछ लोग हैं समाज की जो छवि को खराब करने का काम करते हैं? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, ये पॉलिटिशियन कुछ लोग शहर में हमारे ऐसे हैं जी जी, जो कूटनीति के माध्यम से राजनीति करते हैं। एक हेल्दी राजनीति नहीं करते, एक स्वस्थ राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसे लोग राजनीति को खराब करना चाहते हैं, लोगों की छवि खराब करना चाहते हैं। उनका काम खुद को बढ़ाने का नहीं रहता, उनका काम किसी को गिराने का रहता है। और जो ये गिराना चाहते हैं वो व्यक्ति ये सब बातें करते हैं। पूरी सोसाइटी, पूरा समाज ऐसा नहीं मानता, पूरा शहर ऐसा नहीं मानता। शहर का हर वर्ग का व्यक्ति आज हमारे साथ है, हर वर्ग के व्यक्ति का आशीर्वाद मुझको मिलता है। सही है। मैं अगर कभी किसी तरह का निवेदन अगर शहर की जनता से करता हूँ तो शहर की जनता, समाज की जनता उस बात को मानती है जी। तो उनको मैं आपके टीवी शो के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा, पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत तरह के लोग आपसे कहेंगे, बहुत सारी बातें भी कहेंगे, बहुत सारे आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिएगा। इन 3 सालों में जैसे फ्लो से नगर पालिका चली, जैसे सुचारू रूप से नगर पालिका चली, जैसे व्यवस्थित रूप से नगर पालिका चली, ऐसे ही आने वाले समय पे नगर पालिका चलेगी। और बिना भेदभाव के, बिना सामाजिक दबाव के या बिना ऊंच नीच के, हम संयुक्त रूप से सबको एक साथ लेकर नगर पालिका में चलेंगे और नगर को एक स्वस्थ नगर, एक सुंदर नगर बनाएंगे। क्या राजनीति में भविष्य को लेकर आपकी कोई प्लानिंग या तैयारी है? देखिए, हम जिस दल से आते हैं जी, जिस दल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस दल में अपने भविष्य को चुनने का काम या अपने भविष्य का चिंतन मनन करने का काम ये व्यक्ति का नहीं होता। देखिए, मैं सबसे पहले 2008 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज में। जब मैं अध्यक्ष बना, मैंने 1 साल अध्यक्षी करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो उस समय की समस्याएं थी उसका निराकरण करा। फिर 2010 में मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में पार्टी के उस समय जिलाध्यक्ष जो थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि
वो मेरे काम से शायद प्रभावित होंगे जी कि मैं स्टूडेंट्स की बात पब्लिक में रखता हूँ, स्टूडेंट्स की मांग रखता हूँ। तो उन्होंने मुझको बुलाकर एक पद दिया, बोले आप मैं जिले में कार्य समिति सदस्य मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में बनाया। मैंने युवा मोर्चा में रहते हुए बहुत सारे जिला कार्य समिति सदस्य रहते हुए बहुत काम किया। जी फिर 2011 में पार्टी के सब नेताओं ने ये सोचा, पार्टी के सब नेताओं ने मेरी उपयोगिता समझी, तो मुझे बुलाकर युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया। 2011 में मैं जिलाध्यक्ष बना, 14 में फिर दोबारा मुझे रिपीट करा जी और पूरे जिले के सारे नेताओं ने एक मत होकर मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनना है, उन्होंने मेरी उपयोगिता समझी, मेरी महत्वता समझी तो मुझे बनाया। फिर जब मैं जिलाध्यक्ष पद से हटा, मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल में मुझे अध्यक्ष पद दिया। तो पार्टी ने ये कहा कि आपको पार्टी को मजबूत करना है। मैंने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से 92 पोलिंगों पर काम करा। 92 पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर तैयार था, उसको और मजबूती देने का काम मैंने करा। पूरी समितियां बनाई, पूरी टीम तैयार करी। फिर दोबारा भी पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। मंडल अध्यक्ष 2021 में पुनः मुझे रिपीट करा जी। फिर मैं मंडल अध्यक्ष रहा। फिर 22 में जब नगर पालिका के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने आदेश करा कि आपको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, आपको अध्यक्ष बनना है, तो मैं अध्यक्ष हूँ। तो पार्टी हमारे दल में हमारी पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि व्यक्ति की उपयोगिता कहाँ है, और जिसकी जहाँ उपयोगिता रहती है उसको वहाँ पर पार्टी इस्तेमाल करती है। हर काम को हाथ देने का काम और हर हाथ को काम देने का काम जी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है, और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और ये मेरे भविष्य की प्लानिंग है। तो प्रिंस जी, हमारा आज का आखिरी सवाल है, आप हमारी सीहोर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि सीहोर के विकास कार्य में नगर पालिका का सहयोग कर सके? कपिल जी, मैं सीहोर की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सीहोर की जनता के मैं हमेशा काम आ जाऊँ, मेरा ऐसा प्रयास रहता है। और सीहोर की जनता, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आपके माध्यम से भी ये बात कहता हूँ कि पहली बार नगर पालिका का अध्यक्ष आपने बेटे को चुना है, भाई को चुना है। तो जैसा आदेश आप अपने बेटे अपने भाई को देते हैं, ऐसा आपके इस बेटे उस भाई को दें। और मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ और जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि संपूर्ण क्षेत्र का विकास नगर पालिका परिषद के माध्यम से हम करेंगे, और बिना दलगत राजनीति में उलझे, कोई किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए संपूर्ण सीहोर का विकास करना हमारा संकल्प है। हम सभी पार्षद, सभी नगर पालिका के कर्मचारी एकजुट होकर काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और निरंतर काम करते हैं। लेकिन मैं जनता से भी चाहता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियाँ जनता की भी हैं। हम इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 मानते हैं और वास्तव में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। नगर निगम इंदौर ने जो काम करे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इंदौर की जनता भी अवेयर है। इसी तरह सीहोर की जनता जब तक अवेयर नहीं होगी, जब तक उसका सहयोग, हालांकि हमें सहयोग मिल रहा है कपिल, लेकिन मैं चाहता हूँ 100% सहयोग जनता का हमें प्राप्त हो। हम हमारे सीहोर का स्वर्णिम सीहोर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम नगर पालिका करेगी। आप स्वच्छता में अपना योगदान बना के रखें। हमारी नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो नगर के टैक्स से चलती है, जो जनता का जो कर होता है उसके माध्यम से नगर पालिका चलती है। तो आपके टैक्स भरने की जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूर्ण रूप से करें। एक अच्छे वातावरण में हम नगर पालिका चलाएं, एक भाईचारे के वातावरण में हमारा शहर रहे, ये हमारा प्रयास है। हम सब मिलकर एकजुट होकर हमारे शहर की उन्नति के और तरक्की के नए नए रास्ते खोजें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि जनता के हितों को देखकर, जनता से चर्चा कर कर, जनता के हितों के मूल्यांकन करने के बाद ही नगर पालिका कोई फैसला लेगी। हम सब मिलकर सीहोर को स्वर्णिम सीहोर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश। सच में अगर जनता और प्रशासन साथ में मिलकर कदम बढ़ाए तो हर सपना हकीकत बन सकता है। प्रिंस राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके अनुभव, विचार और योजनाएं हमारे साथ साझा की। नहीं, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कपिल जी आपसे। जी मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कपिल जी। जी आपकी पूरी टीम को देता हूँ। एक आपकी टीम में आपके भाई हैं क्या, आदर्श जी, आदर्श को, और आपको जनता को भी ये बताना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और ये बहुत विज़न इस युवा में है, इन दोनों युवाओं में है। तो हमें इनका भी पूरा सहयोग करना है। और ऐसे युवा हमारे समाज में एक उदाहरण की तरह पेश होते हैं और इनके आपके पद चिन्हों पर युवा चलेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित ही उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की जनता भी इसको सराहेगी और आपका सहयोग करेगी। आपका पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपके नेतृत्व में सीहोर एक विकसित और स्वच्छ शहर की ओर बढ़ रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत उम्मीद है आने वाले सालों में मिलते रहेंगे, काम का आकलन होता रहेगा, बिल्कुल। जनता हमसे सवाल पूछती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई।
तो ये थे आज के हमारे गेस्ट श्री प्रिंस राठौर जी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे द कपिल शो में एक नए चेहरे, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।